नमस्कार। जैसे कि आपको टाइटल देख के ही पता चल गया होगा, आज की जो क्लास होगी वो एक नए विषय को लेकर और एक नए विषय के एक नए टॉपिक को लेकर होगी। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान और उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी के संबंध में चर्चा करेंगे। आपको लग रहा होगा कि पॉलिटिकल साइंस के बीच के किसी एक टॉपिक को उठाकर इस तरह से वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है। अभी निरंतर ऑनलाइन क्लासेस, संसारिक सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस अभी पॉलिटिकल साइंस की नहीं बन पाएंगी। कुछ समय बाद पॉलिटिकल साइंस की एक सिस्टमेटिक क्लास निर्धारित की जाएगी जो पॉलिटिकल साइंस में संवैधानिक विकास से लेकर कैबिनेट मिशन, फिर संविधान सभा, संविधान, फिर आगे की प्रक्रिया, इस संबंध में एक निरंतर तरीके से जैसे एक पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है उस तरीके से होगी। लेकिन प्रारंभ में हम कुछ टॉपिक को लेकर ही यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे। उसमें आज का जो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ वो है भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। आपको पता है भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है वो यूएसए से लिया गया है। ये सोर्सेस हैं कि यूएसए से लिया गया है और इससे संबंध में आपको उपराष्ट्रपति पद के संबंध में एक दो महत्वपूर्ण जानकारियां पहले से पता होती हैं। एक तो यह कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता कि पदेन सभापति क्या होता है और कार्यों का निर्वहन के साथ साथ और क्या क्या उसके निर्वाचन पद्धति और इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण उससे सवाल हो सकते हैं। इन सब चीज़ की जो चर्चा है वो आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले इसमें उपराष्ट्रपति पद, तो इसमें संबंधित यानी कौन से आर्टिकल में वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसको धीरे धीरे हम चर्चा के साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहेंगे और इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 63 है 63, हमारे जो संविधान का आर्टिकल 63 है वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान आर्टिकल 63 में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये जो प्रावधान है ये आर्टिकल 63 में वर्णित है। यानी भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर लिखेंगे 63। अब कुछ सवाल आते हैं जैसे उपराष्ट्रपति का प्रावधान या उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, तो वो आपका यूएसए से। ये जो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है, वाइस प्रेसिडेंट पद का जो प्रावधान है ये यूएसए से लिया गया है। तो ये आपका उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा आपको पता है भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक जो प्रधान होता है यानी वरीयता क्रम में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद जो है वो उपराष्ट्रपति का है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इसके साथ साथ कि भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक प्रधान है। दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक प्रधान है। इसका कहने का मतलब है कि वो वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के पास द्वितीय स्थान में, यानी वरीयता क्रम में अगर पूछ ले तो वरीयता क्रम में वो दूसरे नंबर पर आता है। यानी राष्ट्रपति के पास वरीयता क्रम में वो दूसरे नंबर पर आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो वरीयता क्रम उसका दूसरा। तो ये सबसे पहले आर्टिकल 63 का हमने वर्णन किया यहाँ पर। और आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा या भारत के एक उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 में है। और दूसरी हमने महत्वपूर्ण बात बताई कि भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो यूएसए से लिया गया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने जानी वो ये जानी कि भारत में राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति सबसे बड़ा संवैधानिक प्रधान होता है। सबसे बड़ा यानी वरीयता क्रम में नंबर 1 में होता है। तो नंबर 2 में संवैधानिक वरीयता जो है वो किसको दी जाती है, उपराष्ट्रपति को दी जाती है। तो ये तो है सिर्फ पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 64 क्या कहता है, इसमें देखना है आपने। अनुच्छेद 64
आर्टिकल 64 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपको कितनी बार सवाल पूछा गया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आप भले जाना न जानो, लेकिन एक नंबर सवाल में आप इसको सही करके आ जाते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है। अब आपको पता है कि उपराष्ट्रपति के ज्यादा कार्य भारत में उपराष्ट्रपति के ज्यादा कार्य है नहीं, यानी उसके कार्य तब होते हैं जब राष्ट्रपति किसी कारणवश त्यागपत्र दे दे, या किसी कारणवश महाभियोग की प्रक्रिया से हट जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो इन तमाम वजहों से जब राष्ट्रपति पद का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ही उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालता है। अब सोचो, राष्ट्रपति ऐसे संदर्भ में राष्ट्रपति के साथ कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, तो क्या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति सिर्फ इसीलिए कर दें? मतलब उसकी नियुक्ति फिर किस कार्य की, यानी किस कार्य हेतु हो? तो इसीलिए उसको कुछ कार्य सौंपे गए हैं। जैसे सबसे पहले उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति कहने का मतलब है ना उसका निर्वाचन होता है, ना उसका मनोनयन होता है, या ना तो वो चुनाव के माध्यम से आता है, और ना ही उसका राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। वो पद से ही, देखो यहां पर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कोई भी व्यक्ति जिस दिन उपराष्ट्रपति नियुक्त हो गया, वो स्वतः ही अपने आप ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाता है, अपने आप ही। ठीक है, इसलिए क्योंकि अब मैंने बता दिया आपको, उपराष्ट्रपति का जो ज्यादा कार्य नहीं है, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसके कार्य थोड़ा बनते हैं, लेकिन अन्यथा उसके कुछ ज्यादा कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया जाता है। तो पदेन सभापति का मतलब है कि पद से ही सभापति, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति नियुक्त होता है तो स्वतः ही वो क्या हो जाता है? राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। ना उसका मनोनयन होता है और ना ही उसका निर्वाचन होता है। ठीक है, वो स्वतः ही अपने आप। तो यहां पर यह वर्णन था, लेकिन इसके बावजूद आपने जानना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी नहीं होता, खासतौर पर क्या, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्यों होता है ऐसा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भारत में उपराष्ट्रपति के ज्यादा कार्य है नहीं, इसलिए उसको कहीं ना कहीं तो उसको उसके कार्य निर्धारित करने थे, इसलिए उसको राज्यसभा का पदेन सभापति क्या कर दिया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है, यानी पद से ही। तो ये था 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। योग्यता रखता है वो भले ही राज्यसभा के सदस्य बनने की, लेकिन इसके साथ साथ वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। वो संसद के किसी भी सदन का और न ही राज्यों के विधानमंडल, यानी ना तो वो एमपी होता है, ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ना वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए होता है, और ना ही वो एमएलसी होता है यानी विधान परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, कहीं किसी का भी सदस्य नहीं होता। अब ये है आपका 63 और 64। आर्टिकल 65 क्या कहता है उसका वर्णन देखते हैं। अनुच्छेद 65 क्या कहता है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे। निर्वहन करेगा। तो मैंने बता दिया आपको, राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट सिस्टम से वो हटा दिया गया हो, या दूसरी कोई प्रक्रिया, या तो उसने खुद त्यागपत्र दे दिया हो, असामयिक मृत्यु हो गई हो, स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में जब उसका पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। ये वर्णन है आर्टिकल 65 में। ठीक है, यानी किस तौर पर करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, मान लो किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है।
ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान लो भारत में राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो गया है और भारत में उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस समय, तो ऐसी स्थिति में यानी उपराष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और उपराष्ट्रपति उस समय है नहीं पद पर, तो ऐसी स्थिति में कौन पद संभालेगा? तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ऐसी स्थिति भारत में बनी थी। आपको पता है भारत में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, राष्ट्रपति पद पर थे, उनके पद पर रहते हुए ही, जब उनके पद पर रहते ही उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन आगे चलकर उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद दिया गया। अगर सीजेआई भी ना हो तो फिर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा यानी जो सीनियर जज होगा उसे यह पद दिया जाएगा, मतलब उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक, तो ये चीजें थी। अब इसके निर्वाचन प्रक्रिया को जानना है, वो आर्टिकल 66 के क्लॉज 1 में है, ध्यान दीजिए। अब अगला है निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, और चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद आर्टिकल 66 के क्लॉज 1 में, इसके खंड 1 में, अनुच्छेद 66 के खंड 1 में। इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का, जैसे जिस तरह राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। एक पॉइंट आप इसमें लिख लेंगे, वो क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति की भांति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब चुनाव, निर्वाचन भी किस तरीके से, ये शब्द अपने ध्यान में रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल सिस्टम कहते हैं इसको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी या इसी एकल संक्रमणी को हस्तांतरित भी कहते थे, एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखो हमने क्या कहा कि राष्ट्रपति की भांति उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, ये शब्द ध्यान रखना है, अभी समझ लेंगे इनको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। अब आपको समझना है क्या है ये चीजें। आपको पता है भारत में चुनाव प्रक्रिया के 2 आधार हैं, उनमें एक आधार है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरा आधार है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इन दोनों को आप शॉर्ट में समझेंगे। अभी देखिए मैं किस तरीके से इसको आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि भारत में चुनाव प्रक्रिया के 2 आधार हैं, और वो 2 आधार, एक तो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। पहला है एकल, इसी को हिंदी में कह देते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और दूसरी जो पद्धति है उसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो 2 तरह की मत प्रणाली है भारत में। भारत में चुनाव प्रक्रिया के 2 आधार हैं या 2 प्रक्रियाएं हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और दूसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल जो सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, इसके चुनाव के अंतर्गत भारत में किसके चुनाव होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। अभी समझेंगे क्या होता है ये चीजें। उपराष्ट्रपति के होते हैं और राज्यसभा सदस्यों के होते हैं। राज्यसभा सदस्यों के होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत भारत में लोकसभा
लोकसभा सदस्य, दूसरे विधायक यानी एमएलए, और जो पंचायत चुनाव हैं वो पंचायत चुनाव भी इसी तरीके से होते हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं क्या, एकल संक्रमणी मत प्रणाली और ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं अग्रता ही विजेता। इन दोनों में अंतर क्या है, इन चीजों को कैसे समझेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसे हिंदी में उसको कहा जाता है अग्रता ही विजेता, यानी ऐसा उम्मीदवार जो बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है वह स्वतः ही विजेता घोषित हो जाता है। बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा मत यानी ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला स्वतः ही जीत घोषित हो जाती है उसकी। इस ऐसे सिस्टम को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण समझ लेते हैं हल्का सा, जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा सदस्य है, इतना उदाहरण नहीं, पंचायत वाला ही उदाहरण देख लो। पंचायत में प्रधान के लिए चुनाव हो रहे हैं, आपको पता है प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और 3 कैंडिडेट है, मतलब मान लो 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी, मान लो 4 है, मान लो डी, तो 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी। मान लो इसको 30% वोट मिल रहा है, इसको 25, इसको 15, ठीक है, इसको भी 25 मान लो, 30 इसको, 25 इसको और 20 इसको, इस तरीके से। पंचायत चुनाव में जैसे प्रधान का चुनाव है, मान लेना है आपने, इसमें 4 कैंडिडेट थे, 4 उम्मीदवार थे, ए बी सी डी। तो इसमें ए को 30% वोट मिले, टोटल जितने वोट हैं जो, और बी को 25, सी को भी 25 और डी को भी 25। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या कहता है, अग्रता ही विजेता, यानी बाकी उम्मीदवारों से जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वो विजेता घोषित होगा। यानी ये जो है ये क्या हो गया, चुनाव जीत जाएगा इस तरीके से, यानी जो बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट प्राप्त करेगा उसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। आपको पता है विधायक चुनाव भी इसी तरीके से होते हैं और लोकसभा सदस्य के भी चुनाव इसी तरीके से होते हैं। अब ये तो मैंने 4 कैंडिडेट का बता दिया, मान लो 10 कैंडिडेट होते तो ये अनुपात और कम में भी आता, यानी 15% में भी जीत घोषित हो जाती। फिर इस तरीके से कोई एक निश्चित अनुपात नहीं है। जिस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की ये खासियत है कि उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, बस उसका नियम यह है कि बाकी उम्मीदवारों से जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेगा वो उसको जीत घोषित की जाएगी और उसी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। जबकि इससे उलट है एकल संक्रमणी, उलट क्या थोड़ा अलग है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली। और वो एकल संक्रमणी मत प्रणाली कैसे होती है, यहां पर जैसे मान लो आप राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, जैसे आप उपराष्ट्रपति का ही ले रहे हैं तो उपराष्ट्रपति का ले लो, तो आपको पता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है दोनों सदनों के, पहले तो एक चीज जान लेनी है आपने, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी ओवरऑल संसद सदस्य जितने भी हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, सभी भाग लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है, यहां पर देखो, यहां पर तो इस तरह की स्थिति थी, एक अनुपात कुछ नहीं था, बस बाकियों से ज्यादा वोट प्राप्त करने पर। लेकिन यहां पर एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, यहां एक निश्चित अनुपात होता है। वो किस तरह का अनुपात है, मान लेना उपराष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार थे, ए बी और सी। तो मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए एक निश्चित एक अनुपात तय करना होता है। वो अनुपात लगभग 50% से 50% से एक ज्यादा होना चाहिए, यानी आधे से एक अधिक होना चाहिए। अब वो आधे से एक अधिक होगा कैसे, अगर मान लो 3-4 कैंडिडेट हो जाएं, फिर आधे से मान लो 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में तो ऐसा होगा नहीं। अब देखो इस स्थिति में, जैसे उदाहरण आपको कैसे बता रहा हूं कि यहां पर क्या होता है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली पंचायत चुनाव देते हैं, तो पंचायत चुनाव में हम जब बैलेट देते हैं तो एक व्यक्ति को एक ही वोट, मतलब एक ही व्यक्ति को चुनते हैं और उसी को वोट दे देते हैं। यहां पर क्या है, वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। वरीयता क्रम में मतलब जैसे ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं और आप एक विधायक को मान लेना है, ठीक है, विधायक तो खैर वोट नहीं देते, सॉरी, लोकसभा सदस्य को मान लेना है आपने, लोकसभा सदस्य और आप वोट दे रहे हो उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो आप क्या करोगे, ए आपका जो बैलेट होगा उसमें 3 वरीयता क्रम होंगे, ए बी सी। मान लो आपने पहली वरीयता क्रम इसको दी, यानी ठीक है, पहले सबसे पहले आपने इसको प्रेफर किया, फिर दूसरे नंबर में आपने इसको और तीसरे नंबर में इसको। एक वरीयता क्रम से वोट देना कि सबसे पहली पसंद मेरी ए है, सबसे उसके बाद दूसरी पसंद जो है मेरी सी है और तीसरी पसंद मेरी क्या है, बी है। तो इस तरीके से वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है।
अब मान लो, देखो ये वरीयता क्रम को समझेंगे कैसे। ये ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं और इसमें मान लो इसको 40 वोट मिले, ओवरऑल परसेंट में 40% वोट मिले, और इसको 30 और इसको भी 30, तो ये 100 हो गया, यानी टोटल वोट हो गए। अब यहां पर देखिए किसी भी तरीके से कोई भी 50 से यानी आधे से अधिक वोट नहीं पा रहा है, एक निश्चित अनुपात नहीं पा रहा है, एक निश्चित अनुपात नहीं पा रहा। ऐसे में क्या होता है, जो सबसे कम वोट प्राप्त करता होता है, जो सबसे कम वोट प्राप्त करता होता है। अब आप सोच रहे हो यहां तो 2 बराबर हो गए, इसलिए इस आंकड़े को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको 31 कर लेते हैं और इसको 29 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में किसी को एक निश्चित अनुपात यानी ये अनुपात प्राप्त नहीं हुआ। अब जब ऐसे में कोई निश्चित अनुपात प्राप्त नहीं होता तो क्या करते हैं, सबसे कम जो वोट प्राप्त करता है, सबसे कम जो वोट प्राप्त करता है उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और इसके वोट क्या हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी ट्रांसफर हो जाते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, इसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और इसके जो 29 ये जो वोट हैं ये कैसे हो जाते हैं, इधर हस्तांतरित हो जाते हैं। ये तो आपका कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया। अब जो इसके 29 वोट हैं उन बैलेट को फिर से देखा जाएगा, यानी दूसरे चरण का क्या होगा, दूसरे चरण की जो वोटिंग है उसकी चेकिंग होगी। इसमें देखा जाएगा कि इन 29 में पहली वरीयता तो सीधी सी बात है सी है, वो होगा ही होगा। अब इसमें दूसरी वरीयता देखी जाएगी और उस दूसरी वरीयता में देखा जाएगा कि दूसरी वरीयता ए को ज्यादा मिली है, बी को ज्यादा मिली है। तो दूसरी वरीयता में मान लो होंगे तो 29 ही, क्योंकि 29 ने ही सी वरीयता भी दी होगी, मतलब पहली वरीयता भी दी होगी, दूसरी भी दी होगी, तीसरी भी दी होगी। किसको कौन सी दी ये तो वही जाने। लेकिन ऐसी स्थिति में अब इसकी दूसरी वरीयता चेक की जाएगी और दूसरी वरीयता में देखा जाएगा कि मान लो इसने दूसरी वरीयता, ये 29 वोटों में से दूसरी वरीयता में 15 वोट जो हैं वो किसको प्राप्त है, इन दूसरी वरीयता में 15 वोट इसको प्राप्त हैं और बचे कितने, 14, और 14 वोट किसको प्राप्त हैं, इसको प्राप्त हैं। तो ये दूसरे चरण की मतगणना इस तरीके से होती है और इस तरीके से जब मतगणना होती है तो आप देखेंगे, आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 और ये कितना हो जाएगा, 45। तो देखो एक निश्चित अनुपात पा लिया इसने, और इसने दूसरे चरण के मतदान के बाद ये क्या हो गया, जो ए है कैंडिडेट, ये इस तरीके से जीत गया। तो ये होती है एकल संक्रमणी मत प्रणाली। एकल संक्रमणी मत प्रणाली मतलब यहां पर एक निश्चित अनुपात प्राप्त करना होता है, जैसे हमने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक निश्चित अनुपात प्राप्त करना होता है, और अगर निश्चित अनुपात प्राप्त नहीं हो पाया तो उसके लिए क्या हो जाता है, वोट क्या हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जो सबसे कम वोट पाता है उसके जो वोट हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं इस तरीके से। और फिर दूसरे चरण की मतदान, ये तो मैंने सिर्फ 2 चरण का बता दिया, ऐसे अगर रिजल्ट यहां पर भी नहीं आता तो फिर एक और चरण का क्या जाता। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था होती है। तो ये तो आपने इस तरीके से समझना था। अब इसमें आपने देखना है कौन कौन भाग लेते हैं निर्वाचन में। देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य कह रहा है, देखिए सभी सदस्य, यानी कहना चाह रहा है निर्वाचित भी, यानी जो चुन के आए हैं वो भी, और प्लस मनोनीत भी, सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये ध्यान रखेंगे, सभी सदस्य। निर्वाचित मनोनीत मतलब उदाहरण से देख लिया, आप कैसे समझ लीजिए, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में सदस्य संख्या आपको पता है 545 है वर्तमान में, 543 निर्वाचित होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन। वर्तमान में एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया है, तो ये भी भाग लेंगे और ये भी। ऐसी राज्यसभा में है, और राज्यसभा में 245 सदस्य संख्या है, 233 जो होती है वो निर्वाचित होती है और 12 राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो निर्वाचित भी मनोनीत भी, तो सभी सदस्य भाग लेंगे, ये कहना चाह रहा हूं, सॉरी, ये भी इस तरीके से सभी सदस्य भाग लेंगे। तो 545 इधर के और 245 उधर के सभी सदस्य, यानी निर्वाचित भी मनोनीत भी। और क्या इसमें प्रावधान है, देखिए, इस चुनाव में राज्यों की विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते।
अब आपको पता है राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं। अब भारत में तो ऐसे हर जगह, हर राज्य में तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, फिर भी कुछ कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है जहां पर दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ध्यान रखना है, इस चुनाव में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता। तो ना तो एमएलए भाग लेते हैं और ना ही एमएलसी भाग लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिर्फ भाग कौन लेते हैं? सिर्फ भाग लेते हैं दोनों सदनों के, राज्यसभा लोकसभा के हर प्रकार के सदस्य, यानी निर्वाचित भी मनोनीत भी। यहां 543 लेंगे और इधर 245 लेंगे, ठीक है। तो ये इसके निर्वाचन की एक प्रक्रिया है, मैंने बता दिया आपको, ये भाग नहीं लेते यहां पर। तो यहां पर हमने बताया कि किस तरीके से उसके चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं और कौन कौन भाग नहीं लेते। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों के विधानसभा या विधान परिषद, इसके किसी भी प्रकार के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो इसके अलावा और एक चीज और जानना है इसके निर्वाचन से संबंधित, उसका जो उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार पद का जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, उसको कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए उसके नाम का प्रस्ताव रखने के लिए। तो जैसे राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि 50 उसमें प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यहां किस तरह की व्यवस्था है इसमें देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक का समर्थन होना चाहिए। मतलब इतने प्रस्तावक और समर्थन होना चाहिए। अब चीज को समझना है, कहने का मतलब है कोई उपराष्ट्रपति अपने पद का जब उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है, जब वो नामांकन कराने जाए, ठीक है, जब वो अपने उम्मीदवारी का नामांकन कराने जाए, तो इस दौरान 50 तो उसके नाम का प्रस्ताव रखे, 50 तो उसके नाम का प्रस्ताव रखे, सॉरी 50 नहीं 20, सॉरी 50 राष्ट्रपति के संदर्भ में मिस्टेक हो गया, 20 तो उसके नाम का प्रस्ताव रखे और 20 उसका क्या करे, अनुमोदन करे, यानी समर्थन करे, ये ध्यान रखेंगे। और ये होंगे कौन? ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक कौन होंगे? ये संसद सदस्य होंगे। यानी कहने का मतलब है जो उसके निर्वाचक मंडल में हैं, यानी जो उसके वोटिंग में भाग लेंगे, यानी कोई भी संसद सदस्य हो सकता है, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। यानी कहने का मतलब है कि 20 सांसद ऐसे हों, 20 सांसद जो उसके नाम का क्या रखे, प्रस्ताव रखे, 20 ऐसे सांसद, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, कोई भी, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, कोई भी उस उम्मीदवार का प्रस्ताव रखे, 20 ऐसे सांसद, और 20 ऐसे सांसद जो उसके प्रस्ताव को क्या करें, समर्थन करें, ठीक है। तो ये भी सांसद ही होंगे, वही जो उसके निर्वाचक मंडल में, यानी जो उसके वोटिंग में भाग लेंगे, वही कहीं ना कहीं 20 सांसद उसके नाम का प्रस्ताव रखने, जब उसके उम्मीदवारी का नामांकन होगा उस दौरान 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। पहली बात ध्यान रखना है, जो प्रस्तावक होगा वही अनुमोदक नहीं होगा। यानी प्रस्तावक के लिए 20 अलग सांसद की व्यवस्था, मतलब 20 अलग सांसद होंगे प्रस्तावक और 20 अनुमोदक अलग होंगे, अलग सांसद होंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के नामांकन के लिए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक का समर्थन होना चाहिए। किस तरीके से मैंने बता दिया। और ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक कौन होंगे? वही होंगे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ध्यान रहे, जो प्रस्तावक होगा वही अनुमोदक नहीं होगा, यानी 20 प्रस्तावक अलग होंगे और 20 अनुमोदक अलग होंगे। और इसके अलावा देखिए क्या होता है, जमानत राशि कितनी होती है। जैसे राष्ट्रपति में हम पढ़ते हैं, जो जमानत राशि 15,000 कहां जमा होती है? आरबीआई में, आरबीआई में जमा होती है ये जमानत राशि। ये जमानत राशि होती है 15,000।
जब नामांकन भरा जाता है तो उस दौरान 15,000 जो है जमानत राशि के तौर पर आरबीआई में जमा होते हैं। ये किस चीज के लिए है? देखिए, अगर उपराष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का, वैध मतलब जो एकदम सही है, वैध मतों का 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है और आरबीआई में सीधे जब्त हो जाती है। कहने का मतलब है किसी भी उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मतों का 6वां भाग 1/6 वोट प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए समझना है इस तरीके से, मान लो 100 वैध मत पड़े हैं, 100 वैध मत पड़े हैं, वोट पड़े हैं, वैध मत पड़े हैं, तो इसका 1/6 आपने कहा 1696 यानी 16 पॉइंट कुछ निकलेगा, पॉइंट में तो कुछ होगा नहीं, तो यानी 17 वोट प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर 100 वैध मत पड़े हैं तो 17 वोट प्राप्त करना किसी भी उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है, अर्थात उसकी जो जमानत राशि है वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो ये तो था निर्वाचन से संबंधित, और इसका उल्लेख हमने बताया निर्वाचन का 66 की क्लॉज 1 में है। अब देखिए अगला जो इसकी योग्यताएं, यानी उपराष्ट्रपति जो बनेगा उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, इस संबंध में जानते हैं। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, और ये अनुच्छेद 66 के क्लॉज 3 में है, ध्यान रखेंगे इसको भी। तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं जो हैं वो कहां वर्णित हैं? अनुच्छेद आर्टिकल 66 के क्लॉज 3 में। क्या क्या योग्यताएं हैं? सबसे पहले एक योग्यता तो आपको कॉमन मिल ही जाती है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। पहली बात आपको यह हर जगह देखने को मिलता है, वह भारत का नागरिक हो, तो ध्यान रहे यहां पर मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। यानी मूल रूप से कहने का मतलब है, आपको पता है भारत में नागरिकता से संबंधित 5 प्रावधान है, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो उन 5 प्रकारों में से किसी भी प्रकार से उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति उम्मीदवारी कर सकता है, यानी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है और उम्मीदवार नियुक्त हो सकता है उन 5 प्रकारों में से। जैसे हमने बताया, मूल रूप से यहां जन्म लेने पर, और इसके अलावा देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि अर्जन से, ये तमाम कारण जो थे, इन आधारों पर वो किसी भी प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, उसको भारत का नागरिक माना जाता है। 5 तरीके से आपको पता है। तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मूल रूप से भारत में ही जन्मा हो, ऐसा नहीं है। हां, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त होनी चाहिए, यह अनिवार्यता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, वह भारत का नागरिक हो। और क्या क्या है? उम्र सीमा, वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु। 35 वर्ष आपको पता है राष्ट्रपति की भी उम्र सीमा जो है, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखना है, ये न्यूनतम उम्र सीमा है। अधिकतम उम्र सीमा आपको पता है कहीं भी निर्धारित नहीं है, ये न्यूनतम उम्र सीमा। कभी ऐसा सवाल बन गया तो ध्यान रखेंगे, न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष निर्धारित की है। और तीसरी जो है महत्वपूर्ण बात, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यह सिर्फ औपचारिकता है, यह सिर्फ औपचारिकता है, आपको भी पता है, ठीक है। वह राज्यसभा सदस्य बनने की, यानी राज्यसभा स्टेट काउंसिल का मेंबर बनने की क्या रखता हो? एबिलिटी रखता हो। तो ये ध्यान रखेंगे, लेकिन सिर्फ योग्यता रखता हो, सदस्य हो नहीं, ये पहली बात ध्यान रखना है। योग्यता रखता हो ठीक है, लेकिन हो नहीं, हो संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगली देखो, वही योग्यता है इसमें, वह संसद के किसी भी सदस्य, संसद के किसी भी सदन, सॉरी, वह संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा राज्यसभा कहीं भी, वह संसद के किसी भी सदन तथा
राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो वो सेंट्रल पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, कहने का मतलब है, और ना ही राज्य विधानमंडल। राज्य की संसद को राज्य विधानमंडल कहते हैं, और ना ही यहाँ वो विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, और ना ही विधानसभा का, और ना ही केंद्र में लोकसभा का, और ना ही राज्यसभा का मेंबर। ना तो वो एमपी हो, ना वो एमएलए हो, और ना ही वो एमएलसी हो, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा है तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद उसको यह पद त्यागना पड़ेगा, यह भी व्यवस्था है। और एक लास्ट जो इसमें योग्यता में पूछा जाता है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। आपको पता है अनुच्छेद 102 का क्लॉज ए जो है, 102 का क्लॉज ए, ये लाभ के पद का वर्णन करता है, और ये कहता है कि क्या है लाभ का पद। केंद्र या राज्यों द्वारा जो सरकारी सेवाओं में जिनकी नियुक्ति होती है, यानी जो सरकारी सेवा में अधीन है, उनको लाभ का पद माना जाता है। पहले बता रहा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कोई राज्य मंत्री, ये कोई भी लाभ के पद नहीं है। ठीक है, ये कोई भी लाभ के पद नहीं है। लाभ के पद मतलब केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी सेवा में होना, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब इसके अलावा ये 66 ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, इसके योग्यता के बारे में। अब अगला जो है वो क्या होगा, अगला है इसका कार्यकाल, टेन्योर क्या होगा इसका कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में कहा गया है इसके बारे में कार्यकाल। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 में वर्णित हैं, और इसमें किस तरीके से बताया गया है कि कार्यकाल कितना होगा। आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता ही रहता है, का कार्यकाल 5 वर्षों रहता है। ठीक है, 5 वर्ष। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्यकाल 5 वर्ष। अब ये अपने कार्यकाल से पूर्व किसको त्यागपत्र दे सकता है, ये कार्यकाल से पूर्व, यानी 5 वर्ष से पहले ही कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अपना त्यागपत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अपना त्यागपत्र ये दे सकता है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल और क्या क्या चीजें हैं, हमने यहां कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं, तो यह भी पूछा जा सकता है भारत का उपराष्ट्रपति कितनी बार, एक व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति कितनी बार नियुक्त हो सकता है। सवाल आएगा, आंसर ऑप्शन आएगा 1 बार, 2 बार, कई बार, या संविधान इस बारे में मौन है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एक या एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, यानी कई बार, अधिक बार, एक से अधिक, अब कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक बार यानी कई बार उपराष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है या निर्वाचित हो सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति एक या अधिक बार यानी कई बार उपराष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है या निर्वाचित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, संविधान में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि एक से अधिक बार। संविधान इस बारे में मौन है। संविधान में इस बात का उल्लेख है ही नहीं कि राष्ट्रपति कितनी बार नियुक्त हो सकता है। जब संविधान इस बारे में मौन है तो कई बार नियुक्तियां हो जाती है, जैसे राधाकृष्णन है, हामिद अंसारी, इनकी 2-2 बार नियुक्तियां हुई हैं। ठीक, तो इस तरीके से। लेकिन आपका अगर देखो, आपने क्या करना है, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, आपके में ऑप्शन आएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार,
या कई बार। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार या कई बार, तो आप आंसर टिक लगाएंगे कई बार। लेकिन ऑप्शन इस तरह से आ जाए, एक बार, दो बार, कई बार, या संविधान इस बारे में मौन है, संविधान मौन है, तो आप 100% संविधान मौन है, क्योंकि संविधान में इस चीज का वर्णन किया नहीं गया है। राष्ट्रपति के संबंध में तो कहा गया है कि वो कई बार नियुक्त हो सकता है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई ऐसा वर्णन नहीं किया गया है कि वो कितनी बार बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे मूलतः आपने यहां पर भी लिख लेना है, अगर इस तरीके से ऑप्शन आए तो आप कई बार लगाएंगे, लेकिन कई बार भी ऑप्शन आ गया और संविधान इस बारे में मौन है भी आ गया, तो आप 100% संविधान इस बारे में मौन है ये लिखेंगे, क्योंकि संविधान में इसी चीज का वर्णन भी है। आप इसको यहां पर लिख भी लें कि संविधान इस संबंध में मौन है, मतलब उसने बताया नहीं है, संविधान इस संबंध में मौन है, ये भी लिख लेंगे आप कोष्टक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संविधान इस संबंध में मौन है। लेकिन अब व्यवस्था इस तरीके की है कि एक या एक से ज्यादा बार भी नियुक्त हो जाता है, तो हमें लगने लग जाता है कि कई बार नियुक्त हो सकता है, लेकिन संविधान इस संबंध में मौन है। आपको कैसे ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना है ये आपको बता दिया है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वो क्या, किस तरीके से, क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होता है, इसका वर्णन करना है। तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति का, भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, सॉरी नहीं है लिखना था इधर। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। तो जब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, तो चुनाव की व्यवस्था कितने माह में की जाएगी? फिर वही उसी तरह का ऑप्शन कि जब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होगा? तो संविधान ने इस बारे में क्या कहा है कि 6 माह कहा है, 2 माह कहा है, 3 माह कहा है, या संविधान ने कहा है यथाशीघ्र। ठीक है, तो देखो अब क्या कहा है संविधान ने। किताबों में आपको कई बार 6 माह भी मिल जाएगा उल्लेख, लेकिन देखिए क्या है वास्तव में। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर संविधान ने उसे यथाशीघ्र, 6 माह कहीं भी नहीं है संविधान में, कहीं भी बुक में भी नहीं है, उसे यथाशीघ्र भरने का उल्लेख किया है, जल्दी से जल्दी मतलब। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर संविधान ने उसे यथाशीघ्र भरने का उल्लेख किया है। अब एक प्रोसीजर से ऐसा होता है कि 6 माह में भर लिया जाता है, लेकिन संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आपको फिर से बता रहा हूं, फिर से उसी तरह से ऑप्शन आएगा कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कितने समय में, यानी उपराष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर उसका पद कितने समय में भरा जाता है। ऑप्शन आएगा 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। हाँ, यहां पर आप जरूर 6 माह ऑप्शन लगा सकते हो, लेकिन ऑप्शन आ जाएगा 1 माह, 3 माह, 6 माह या यथाशीघ्र। तो आप यथाशीघ्र ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि संविधान में यथाशीघ्र का ही वर्णन है कि जल्दी से जल्दी। तो इस तरीके से यानी जल्दी से जल्दी भरने का प्रावधान किया गया है। तो 6 माह कहीं पर नहीं है, ध्यान रखेंगे। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव आगामी 5 वर्ष के लिए होगा, आगामी 5 वर्ष के लिए होगा, आगामी 5 वर्ष के लिए होगा, न कि बचे हुए समय के लिए, न कि बचे हुए समय के लिए। ये भी ध्यान रखेंगे।
नए उपराष्ट्रपति का चुनाव आगामी यानी आने वाले 5 सालों के लिए होगा, बचे हुए समय के लिए नहीं। ये भी आपने ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसको ऐसे समझना है, मान लो एक कोई उपराष्ट्रपति ए, ये 2019 में क्या बना था, उपराष्ट्रपति बना था, और 2021 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लगभग 2-2.5 साल के कार्यकाल में ही इसकी मृत्यु हो गई। तो अब जो नए व्यक्ति का चुनाव होगा, जो नए व्यक्ति चुन के आएगा, वो आगामी 5 सालों के लिए चुना जाएगा, 2021 से 2026 तक इस कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा नया, बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं। वैसे इसके हिसाब से कार्यकाल कौन सा हुआ, 2019 से लेकर 2024 तक। तो यहां पर इसकी मृत्यु हो गई, तो नया जो चुना जाएगा वो 21 से 24 नहीं चुना जाएगा, बल्कि 21 से 26 तक, यानी पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। लेकिन आपको पता है, पंचायत चुनाव हो, विधायक चुनाव हो या सांसदों का चुनाव हो, बचे हुए समय के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर आपको उत्तराखंड का उदाहरण देता हूं। जैसे वर्तमान समय में ही सल्ट के जो विधानसभा के जो विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, उनका निधन हो गया था। तो उनकी जगह पर जो नए सांसद चुने गए हैं, उनका जो कार्यकाल है वो आगामी कितने साल के लिए होगा, बचे हुए समय के लिए होगा, ना कि 5 साल के लिए। ये ध्यान रखेंगे। जैसे लोकसभा सदस्य हो गया, विधायक हो गया, और पंचायत में जो चुने जाते हैं प्रधान वगैरह, इनका जो चुना जाता है, यानी सीट रिक्त हो जाए किसी कारणवश, मृत्यु के कारण या छोड़ने के कारण, तो यहां पर जो चुनाव होता है वो बचे हुए समय के लिए होता है, बचे हुए समय के लिए होता है। मान लो किसी प्रधान की 3 वर्ष में ही मृत्यु हो जाती है, तो नए प्रधान की नियुक्ति जो होगी वो आने वाले सिर्फ 2 सालों के लिए होगी, 5 साल के लिए नहीं होगी। हाँ, वो बात अलग है कि 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 6 माह का समय बचा हो, फिर नहीं होती है, फिर तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन नॉर्मली इस तरीके से होती है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी जो नियुक्ति होती है, भले ही जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो आने वाले जो दूसरा राष्ट्रपति होगा उसकी नियुक्ति जो होगी बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं होती, बल्कि आने वाले 5 सालों के लिए होती है, पूरे 5 साल के लिए होती है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरीके से है, ये हमने बता दिया किस तरीके से है। अब इसमें शपथ का प्रावधान देखिए, शपथ, अगला जो इसमें टॉपिक होगा, शपथ, ओथ। अब शपथ का प्रावधान कहां पर है, ये ध्यान रखना है। शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में है, 69 में शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अब एक सवाल है, आप जब अनुसूची शेड्यूल 3 पढ़ते हैं, अनुसूची 3 पढ़ते हैं, तो वहां पर आप पढ़ते हैं पदाधिकारियों की शपथ। जब पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान वहां अनुसूची 3 में है, तो यहां पर क्यों अलग से वर्णन है इनका? जब अनुसूची 3 में पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है, तो अलग से यहां पर इनकी शपथ का प्रावधान यहां से अलग से क्यों है? तो इसका आंसर है कि अनुसूची 3 में 3 लोगों की शपथ का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये ध्यान रखेंगे आप। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। बाकी सबका है, शपथ का प्रावधान नहीं है, इसलिए इनका शपथ का प्रावधान यहां पर अलग से उल्लेखित है। ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए इनकी शपथ का प्रावधान यहां पर जो है अलग से उल्लेखित है। ठीक है, तो अलग से कोई इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब और क्या क्या चीजें हैं इस संबंध में, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को आपको पता है कौन? CJI। एक चीज बड़ी कॉमन है इसमें, देख लेना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। आपने एक सवाल बताना है
जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, सवाल ध्यान से सुनिए, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र को किसके सामने रखता है या किसको प्रदान करता है? ठीक है, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसको किसके सम्मुख प्रस्तुत करता है? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। अब हम शपथ का जिक्र पढ़ रहे थे, अब है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पहले आपको प्रारंभ में बता दिया कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में कोई इंपीचमेंट या महाभियोग जैसी महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। यानी जैसी महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के संबंध में थी वैसी यहां कोई प्रक्रिया नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट यही लिखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। तो फिर होता क्या है, किस तरह की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें, और वो प्रक्रिया क्या है इस बारे में आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के पूर्ण बहुमत मतलब 50% + 1, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव को जब लोकसभा की भी मंजूरी मिल जाती है, जब लोकसभा की स्वीकृति मिल जाती है, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के जितने भी तत्कालीन सदस्य हैं उसके पूर्ण बहुमत यानी आधे से एक अधिक से पारित प्रस्ताव, यानी मान लो 200 सदस्य उपस्थित हैं तो उसका पूर्ण बहुमत कितना हुआ 100 + 1, यानी 101 सदस्यों ने अगर पारित कर दिया और इसको फिर उसके बाद लोकसभा में भी आम सहमति मिल जाती है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं देखिए, इसके अलावा ये तो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के संबंध में, और इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे ये जो प्रस्ताव है यह सबसे पहले कहां लाया जाता है, राज्यसभा में ही लाया जाता है। ये लिख लेंगे आप इसमें, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहां लाया जाता है, प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है क्योंकि वहीं का पदेन सभापति है ना, तो सर्वप्रथम कहां लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम कहां लाया जाता है, तो कहां लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है हटाने की, और सर्वप्रथम यहां लाया जाता है, मैंने बता दिया। अब देखिए और क्या क्या इसके कार्य होते हैं और क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनको आप एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट से। अगर आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति किस पद का वेतन लेता है, यानी उपराष्ट्रपति पद का वेतन लेता है या राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन लेता है, तो वो राज्यसभा काम किस तौर पर कर रहा है, उपराष्ट्रपति पद का कोई कार्य नहीं होता, बताया आपको, सिर्फ तब काम होता है जब वो राष्ट्रपति किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिए, मृत्यु हो जाए, तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है, तो उस दौरान तो वो राष्ट्रपति की लेगा। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में होगा तब तो वो राष्ट्रपति का ही वेतन लेगा, यानी पूरे राष्ट्रपति का वेतन लेगा। लेकिन जब वो राज्यसभा का पदेन सभापति के तौर पर कार्य कर रहा है तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने का वेतन लेता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होने का वेतन ग्रहण करता है,
वेतन ग्रहण करता है, न कि उपराष्ट्रपति पद की, न कि उपराष्ट्रपति पद का, ठीक है, न कि उपराष्ट्रपति पद का। जब राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर भूमिका निभा रहा है तो उसको उसी पद का वेतन भी मिलेगा, सीधी बात है, उस कार्यवाही में भाग लेता है। और दूसरा इसमें क्या है, लेकिन जब कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में होने पर उसे राष्ट्रपति पद का वेतन मिलेगा, उसे राष्ट्रपति पद का वेतन मिलेगा। ध्यान रखेंगे, तो उस समय वो राष्ट्रपति पद का काम कर रहा है ना, तो इसलिए उसको राष्ट्रपति पद का वेतन मिलेगा, यानी 5 लाख। और अगर नॉर्मली क्या है तो उसको राज्यसभा के पदेन सभापति होने का वेतन मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो अलग अलग किस किस समय क्या है, और नॉर्मली पूछ लिया जाए किसको किस पद का वेतन मिलता है तो आप लिखेंगे राज्यसभा के पदेन सभापति होने का वेतन उसको दिया जाता है, ये आप ध्यान रखना है। तो ये उसके संबंध में प्रमुख बातें थी। और क्या क्या इसमें प्रमुख बातें हैं इसके संबंध में लगभग हो गया। अच्छा, एक चीज यहां पर हमने जो मिस किया है वो ये किया था शायद, कि जब ये महाभियोग, इसके संबंध में हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग तो नहीं है ये, लेकिन ये जो प्रोसेस लाई जाती है ना इस दौरान, तो इससे पहले ना 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है इसको भी। जब ऐसा प्रस्ताव लाया जाना है ना, 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। पूर्व सूचना किसको? उपराष्ट्रपति को। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे सवाल बनते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अभी जब तक पॉलिटिकल साइंस की निरंतर क्लासें नहीं चल पाती तब तक आपको इसी तरीके से किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो प्राप्त होगा और उसी पे वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन जब निरंतर क्लासें चलेंगी तो आपको बता दिया है किस तरीके से संवैधानिक विकास से हम शुरू करेंगे और उसको एक टॉपिक वाइज फिर आगे आगे उस पर वीडियो बनाई जाएगी और उससे संबंधित कार्य किया जाएगा। तो ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।